घटना हुई है महाराष्ट्र में। मैं तेलुगु में या कन्नड़ में जो हुई उसकी बात नहीं करना, महाराष्ट्र में जो हुई है तमाम, बाबूराव बागुल, अर्जुन डांगले, दया पवार, कामड़े, बेबी कामड़े जो आत्मकथा थी, है ना। तो इसमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अपील करती रही, ये प्रश्न है। तो अपील करेगा नहीं, डेफिनेटली करती है। अभी दया पवार का बलूचा जो है आत्मकथन, वो तो यहाँ पाणियर समझा जाता। बागुल साहब की सूर कादम जो एक उपन्यास है, वो एक पायनियर समझा जाता। ढसाल की गोलपीठा पायनियर समझी जाती। लेकिन मेरा अपना एक इंटरप्रिटेशन ये रहा है कि ये जो प्राथमिक अवस्था में पब्लिसिटी के नाम पर इनको जो उभार मिला, वो उसके बाद आने वाले लोगों को नहीं मिल रहा। जैसे कि अभी वो नरेंद्र शेलार की महाकारुणिक उपन्यास है, इमो नारनवरे का जो भी योगदान है, या ऐसे बहुत सारे लोग अभी आपको लगता नहीं इमो से हम लोग के भी संबंध हैं। इमो अपने आप कविता संग्रह देखिए ठोस रूप से अभी तक नहीं आ पाया उनका, जबकि इतना लिखा है उन्होंने कि उनका लेखन अपार है, उनके गीत बहुत हैं, लेकिन संकलन के रूप में नहीं है। तो लोगों को कैसे वो होगा? ये और मैं ये मान के नहीं चलता कि आज ऐसी स्थिति दलित आंदोलन, अम्बेडकरी आंदोलन की है, नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति के संकलन को सामने नहीं लाया जाए। है स्थिति, आपको मेरा है स्थिति ऐसी नहीं, मेरा शायद आपको ये गलत फहमी है कि यहाँ महाराष्ट्र में बाबा साहब के साहित्य को लिखने वाले लोगों को प्रकाशित करने की यंत्रणा है। ये बहुत ही गलत धारणा है। यहाँ हम ये देखते हैं कि यदि मैं लिखता हूँ तो मैं अपने पैसे से मेरी संकलन को सामने लाऊं। ये ठीक है कि मैं एक अपना संकलन सामने लाऊंगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं किताबें तो छपवा लूँगा, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी यंत्रणा नहीं है जो वितरण की समझ करे। अब जैसे लोक वाङ्मय गृह, मैं मेरी कहानियाँ यदि उनके पास दूंगा तो वो ये देखेंगे कि इसमें मार्क्सवाद है कि नहीं, इसमें कम्युनिज्म है कि नहीं, वो ये देखेंगे। यदि है और उस लेकिन लोक वाङ्मय इस तरह नहीं देखता है। नहीं, मेरा अपना एक अनुभव है, डेफिनेटली अनुभव है। कुछ लोगों को लौटा है उन्होंने, ये मेरा। और उसकी जगह राव साहब कस्बे। अब राव साहब कस्बे के बारे में मैं ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं करूँगा। उन्होंने आम्बेडकर आंदोलन के साथ मार्क्स को जोड़ने का काम सबसे पहले कस्बे नहीं किया। और उस वक्त हमेशा उनसे हमारी बातें, वो मेरे बहुत करीब के दोस्त थे। नागपुर में जब आते हैं तो मेरी यहीं रुकते हैं, वो मेरे से मिले बगैर वो जाते नहीं। ये सब बातें बहुत ही अच्छी है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि इमरजेंसी में मैं जिस आम्बेडकर अध्ययन मंडल का अध्यक्ष था, तो मैंने उनके 3 व्याख्यान रखे थे विदर्भ साहित्य संघ में। और वो आम्बेडकर एंड भारतीय राज्य घटना, उनका ये शीर्षक ही था, डॉक्टर आम्बेडकर आणि भारतीय राज्य घटना। इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन पर बोलना इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा चैलेंज था। विदर्भ साहित्य संघ वाले बोलते भी थे मुझको कि खांडेकर तू ये सब कर रहा, तू कब गिरफ्तार होगा इसका तेरे को अंदाज़ा है? तो मैं बोल ठीक है, होने दो, उसका कोई ये नहीं है। और उस वक्त कस्बे के 3 लेक्चर्स मैंने यहाँ सीरीज रखी थी, और उसका ही उन्होंने फिर डॉक्टर आम्बेडकर आणि भारतीय राज्य घटना इस नाम का ग्रंथ पब्लिश हुआ। तो हमने ही किया, यहाँ के सुगत प्रकाशन ने पब्लिश किया, पहला ये। तो कस्बे का उस वक्त का जो आकलन था, वो आकलन अभी वो ग्रामची वगैरह सब भी आ रहे हैं उनमें, जो भी आम्बेडकर एक थिंकर्स है, जैसे सुधाकर गायकवाड़ हुए, या बाकी अब जो लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो आम्बेडकर जो थिंकिंग के साथ साथ मार्क्सवादी, सोशलिज्म, इनका भी विचार करते हैं, उनके सामने ग्रामची वगैरह सब आता है। मेरा भी अपना एक, जैसे मार्क्सवाद
मार्क्सवाद के बारे में एक धारणा रही कि मार्क्स ने ये कहा, लेकिन मार्क्स ने जो जो कहा उसके बारे में अभी जो नया संशोधन आ रहा, या लेनिन ने उस पर जो एक नया उसको रूप दिया, या माओ ने उसको जो नया रूप दिया, या ग्रामची ने उसको जो नया रूप दिया, ये जब तक लोगों के सामने नहीं आता, मार्क्सिज्म की बेसिक फिलॉसफी को नज़रअंदाज न करते हुए उसका जो एक विकास क्रम हमको दिखता है, उसी प्रकार से आम्बेडकरिज्म को एक लार्जर प्लेटफॉर्म यदि उपलब्ध होता है तो आम्बेडकर थिंकिंग को भी उस प्रकार से लोगों के तक पहुंचने में एक सुविधा हो जाएगी। जो अभी हमारा मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, ये जो साहित्य है इसमें जो अच्छे लगे कहानियाँ, कविता, उसका भी तो कुछ आकलन जिक्र होना चाहिए। नहीं, ये सब ठीक है, बराबर है। तो वो अभी वो प्राइमरी इसमें उन लोगों की बहुत सारी चर्चा हुई, जैसे और उनको उनका सम्मान भी मिला। बागुल हो या उर्मिला पवार हो, इन लोगों को सम्मान भी मिले। ढाले को उतना नहीं मिला कि ढाले की थिंकिंग प्रोसेस, जवी पवार की थिंकिंग प्रोसेस, ये इन लोगों से अलाइड। तो वो जो बात है ढसाल के बारे में हुई, ढाले के बारे में नहीं हुई। ये भी देखना चाहिए। दया पवार को इतनी पब्लिसिटी मिली, बागुल को इतनी पब्लिसिटी मिली, इसका कारण ये है कि उनकी ये प्रोग्रेसिव जो पब्लिशर्स थे या जो उनकी जो यंत्रणाएं थी उनका उनको सपोर्ट था। ढाले को, खांडेकर को वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन ढाले का जो लेख छपा था साधना में 15 अगस्त काला दिवस करके, वो तो अद्भुत चर्चा के केंद्र में, बहुत चर्चा के केंद्र में था। ऐसा तो नहीं कि नहीं था। नहीं, लेकिन उसके कारण उनको ये उठाव मिला। हमने उनके साथ, हमने भी जयभीम में उनको बहुत सारा सपोर्ट किया, उसको रिप्रोड्यूस किया, और उसके लिए हमने एक आंदोलन भी चलाए राजा ढाले के फेवर में। तो हम लोग इस प्रकार की कोई माने अलग नहीं रखते थे। जो भी विशाल आंदोलन चलते थे हमने हमेशा उनका साथ दिया है। लेकिन हमने ये पूरे जो लोग हैं, नहीं आपको बताऊं मैं, नहीं रहती है, बावजूद इसके एक उम्मीद भी तो रहती है। डेफिनेटली वो उम्मीद दलित साहित्य, दलित, देखिए अब दलित पंथर जैसा ही स्वरूप में कोई आंदोलन उभरेगा ये जरूरी नहीं है। अब साहित्य की भी बड़ी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो विशेषकर जिन लोगों ने लिखा, एक समाज से आए हुए लोगों ने लिखा और बहुत बेहतरीन लिखा है। मैं तो उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि पहला ही चरण जब इतना महत्वपूर्ण है जिसका पाया, उसकी जवानी तो और भी ज़बरदस्त होगी आने वाले समय में। ठहराव है, लेकिन इस ठहराव में बहुत सारे परिवर्तन हुए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ है परिवर्तन, फिर आर्थिक अपलिफ्टमेंट का भी हुआ, जैसा आप ही कह रहे थे कि कई लोगों को रिजर्वेशन के कारण वो हुआ। और जैसे बाबा साहब के समय भी जिन लोगों को पढ़ने भेजा गया था, सबकी सब सामाजिक आंदोलन में नहीं आए, है ना। वैसे ये रिजर्वेशन से सब जो लोग ऊपर उठ के आ गए हैं, वो उनमें भी अधिकांश अपने घर में ही सीमित हो गए हैं। बहुत कम ताराचंद खांडेकर होंगे, यमुन नारनौरे होंगे, जो इतना होने पे भी समाज के बारे में सोचते और ये करते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में साहित्य की बनावट क्या हो सकेगी आगे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे कुछ तो सोच होगी ही ना आपकी। तो हाँ तो हमेशा आपको ये मालूम है कि आपने मिलकर हमने नागपुर में इस प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत की थी। इसका एक ब्रॉड बेस था, वो केवल दलितों के तक सीमित नहीं था। उसमें लोहिया थे, मार्क्स थे, साम्यवादी आंदोलन था, भाषा भी अलग अलग थी। ये सब हमने अपन मिलकर कर रहे थे। तो हम ऐसे या बागुल, दया पवार जो कर रहे थे उनसे अलग नहीं थे, लेकिन ये करने के बाद भी हमको उस प्रकार का उठाव नहीं मिला जितना उनको मिला। उसकी कारण भी मसाला है। इसका अफसोस है आपको? नहीं, अफसोस नहीं है। हमने इस प्रकार की कोशिश भी नहीं की। दूसरा एक
उसका एक कारण भी है कि हमने उस प्रकार की कोशिश भी नहीं की। हालांकि ये सब पब्लिशर जो थे वो हमेशा हमारे सम्मेलनों में आया करते थे, डेफिनेटली आया करते थे, उसमें कोई दो राज नहीं है। जितने भी प्रोफेसर नेहरूकर हो या जो उस वक्त के सब जो लोग थे सब आते थे वहाँ, हमसे उनका वार्तालाप भी होता था। लेकिन उनको ये महसूस हुआ कि ये आम्बेडकर छोड़ने वाले नहीं हैं। आम्बेडकर छोड़ना माने उनको ये लगता था कि आम्बेडकर के साथ साथ मार्क्स भी लेना चाहिए। हमने मार्क्स को नकारा नहीं है, लेकिन जिस मार्क्स को आप प्रस्तावित करना चाहते हो वो मार्क्स हमको अभिप्रेत नहीं है। नहीं, उस वक्त भी ये हुआ था ना, माने ये हुआ कि इसलिए उन लोगों ने हमको अलग करने की कोशिश की। ये एक सेटबैक हुआ। दूसरा सेटबैक ये हुआ कि वहाँ हिंदी भाषी बेल्ट में जो दलित साहित्य उभर के आया उसमें आम्बेडकर तो थे लेकिन बुद्ध नहीं था। रविदास थे, बाकी सब लोग थे, गांधीवादी लोग थे। उसका एक कारण ये भी है कि कांशीराम के जो लोग थे उन्होंने कांशीराम को जिस प्रकार से मसीहा करने की कोशिश की, उनको इंटरनेशनल रेपुटेशन देने की कोशिश की, फॉरेन में उनके लेक्चर्स रखे, बुलाए, उनको अपने पैसे से बुलाए, उनका प्रचार प्रसार किया उन्होंने। और अभी जो इंटरप्रेटर्स जो थे जैसे JNU के प्रोफेसर्स, उनका आम्बेडकर के प्रति जो रुझाव रहा वो अभी सही मायने में आ रहा, लेकिन उस वक्त नहीं था। उनके सामने कांशीराम माने आम्बेडकरी आंदोलन का एक केवल हो सकता है। आंदोलन का ये रेजिमेंटेशन हो सकता है, एक बाधा हो सकती है कि नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक ये इतना ही सच है कि इतिहास को दबाया नहीं जा सकता और मिटाया भी नहीं जा सकता, और इतिहास का साया पीछा भी नहीं छोड़ सकता। तो ये परिप्रेक्ष्य में भी तो हमको देखना है ना साहित्य को। इतिहास दबाया भी जाता है, दबाने से भी मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, मिटाया नहीं जा सकता है। समझे, जैसे कि आम्बेडकराइट आंदोलन की जो विशेषता थी उसके प्रति यहाँ के जो भी प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे उन्होंने नज़रअंदाज ही किया। जैसे बाबा साहब ने कम्युनिस्टों के साथ गिरनी कामगार के संप में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने पहले संप में बाबा साहब लीडर थे। ये सब मिरजकर वगैरह ये जो बाद में की जो कम्युनिस्ट पीढ़ी थी वो बाबा साहब के साथ थी। जो मोरे थे वो बाबा साहब के साथ थे। तो बाबा साहब किसी प्रकार से इन लोगों से अलग नहीं रहते थे। लेकिन जब उनको ये रियलाइज हुआ कि जब उन्होंने ये उनसे पूछा कि यहाँ गिरनी कामगारों में जब जाति भेद है, एक जो स्पृश्य है वो यदि धागा, उसको क्या बोलते, धागा जो रहता है वो, हाँ, जीभ को लगाने, हाँ वो सुई में डालने के लिए जीभ को लगाते, वो जो तो उसमें थूक लगती है वो। तो उस ऊपर में बहुत सारे डिबेट नहीं, ये बाबा साहब के खुद के इसमें आए हैं वो, उनका जो विरोध रहा। हालांकि आपको ये मालूम है कि आम्बेडकर इज द ओनली फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये जो जिसको हम शेत मजदूर बोलते, भूमिहीन शेत मजदूर बोलो या अल्पभूधारक है या श्रमिक आंदोलन, बाबा साहब ने कोकण और इधर पहला शुरू किया, लंबे समय तक किया है, वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो अफसोस। लेकिन जब बाबा साहब यहाँ के लेबर मिनिस्टर रहे तो आपको मालूम है कि जो बातें कम्युनिस्ट अपने आंदोलन से नहीं कर पा रहे थे, बाबा साहब ने लेबर मिनिस्टर करके सब बातें वहाँ करी है। जैसे कि उन्होंने मनमाड का उनका जो भाषण है, रेलवे की जो भूमिका थी, नहीं, हम ब्राह्मण अब्राह्मण ये बात ही नहीं मानते, डेफिनेटली नहीं मानते। हमको न ब्राह्मणों से कोई गिला शिकवा है, न कोई कुंबी से है, न कोई मारवाड़ी से। हम उसमें किस प्रकार की इंसानियत है, वो प्रोग्रेसिव किस प्रकार से, यदि वो प्रोग्रेसिव है तो परंपरावादी जो इंसान के खिलाफ जाने वाली धारणा है उसको छोड़ चाहता कि नहीं।
वो इंसान पर विश्वास करता है कि अपने धर्म पर, ईश्वर पर विश्वास करता है। ये हमको देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।